हेलो, नमस्कार दोस्तों। तो स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल अंकित मौर्य AK पर। तो जैसा कि आपको पता ही है, आपकी यह क्लास क्यों चलाई जाती है। यह क्लास आपकी सभी कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के लिए जो अब तक हो रहे हैं और आने वाले कहने का मतलब जो आगे होंगे, आपके कोई भी एग्ज़ाम हुआ कॉम्पिटिटिव, ठीक है, चाहे गवर्नमेंट से रिलेटेड या किसी कंपनी के रिगार्डिंग, ठीक है, उन सभी एग्जाम्स के लिए जो हमारे द्वारा कंप्यूटर की क्लास है वह कंटिन्यू चलाई जाएगी, ठीक है। और ये कंटिन्यू चल रही है, जिसमें हम आपको कंप्यूटर से रिलेट करते हुए बहुत सारे MCQ क्वेश्चंस जो है इस प्रैक्टिस सेट में करा रहे हैं, ठीक है। ये जो प्रैक्टिस सेट की सीरीज चल रही है, इसमें आपको बहुत सारे जो है क्वेश्चन कंप्यूटर से रिलेट करते हुए अलग अलग कंप्यूटर की जो शाखाएं हैं उनसे रिलेट करते क्वेश्चन जो है वो आपको कराए जा रहे हैं, ठीक है, ताकि आपके आने वाले एग्जाम्स के लिए ये बेनिफिट साबित हो। तो उसी कड़ी में आज आगे बढ़ते हुए आज हम देखेंगे आपका प्रैक्टिस सेट नंबर जो 26 है उसको देखेंगे और जानेंगे कि इसमें किस प्रकार से जो क्वेश्चन है वो हमारे लिए बेनिफिट साबित होंगे। तो चलिए देर ना करते हुए हम इस प्रैक्टिस सेट को स्टार्ट करते हैं और 1 बाय 1 क्वेश्चन को देखते हैं कि हमारे क्वेश्चन जो है वह किस प्रकार से पूछे जाएंगे, ठीक है। और ये जो क्वेश्चन है, कुछ क्वेश्चन ऐसे हैं तो थोड़े नए क्वेश्चन होंगे, आपको थोड़ा समझने में टाइम लगेगा, ठीक है। उसको भी देखिए, आप उसको एनालाइज करिए और उसको भी नोट करते जाइए, ठीक है। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 1 से स्टार्ट करते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 1 क्या कह रहा है। तो क्वेश्चन नंबर 1 कह रहा है विच कमांड इज यूज्ड फॉर रिमेनिंग फाइल्स इन यूनिक्स। अब भाई यहाँ पे देखिए कह रहा है यूनिक्स में, ठीक है, यूनिक्स में फाइलों का नाम बदलने के लिए, ठीक है, फाइलों का नाम बदलने के लिए किस कमांड का उपयोग किया जाता है। अब भाई देखिए यहाँ पे जो यूनिक्स है, ठीक है, उसमें अगर हमें कोई भी फाइल है उसका नाम बदलना है तो उसके लिए हम कौन सी कमांड यूज करेंगे या उपयोग करेंगे। आपके ऑप्शन हैं रीनेम का, ऑप्शन बी मूव का, ऑप्शन सी MV का, ऑप्शन डी CP का। तो इसके लिए जो हम यूज करेंगे वो करेंगे मूव कमांड का। ऑप्शन नंबर जो बी दिया गया है ये हमारा राइट आंसर होगा, ठीक है। अब सर कहेंगे इसमें मूव का कैसे होगा, ठीक है। देखिए ये यूनिक्स है, ठीक है, इसमें अगर नाम बदलना हो तो उसके लिए मूव ऑप्शन का ही कमांड का यूज कर देंगे, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर हम 2 की तरफ बढ़ते हैं। इसको आप पहले इंपॉर्टेंट लगाइए ISDN, क्योंकि इसका पूर्ण रूप बहुत बार पूछा जा चुका है आपके पेपर में, ठीक है। तो ISDN का पूर्ण रूप क्या होता है या पूरा नाम क्या होता है। तो आपके ऑप्शंस दिए गए इंटीग्रेटेड सर्विसेज डिजिटल नेटवर्क, ऑप्शन बी इंटीग्रेटेड सर्विसेज डाटा नेटवर्क, ऑप्शन सी इंटीग्रेटेड सिक्योरिटी डिजिटल नेटवर्क, ऑप्शन डी इंटीग्रेटेड सिक्योरिटी डाटा नेटवर्क। तो इसका जो राइट आंसर होगा, जो ISDN है इसका पूर्ण रूप होता है वो होता है इंटीग्रेटेड सर्विसेज डिजिटल नेटवर्क। ऑप्शन नंबर जो ए दिया गया है ये हमारा राइट आंसर होगा, ठीक है। चलिए भाई दूसरे क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ बढ़ते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 3 क्या कह रहा है। पहले तो आप इसको ध्यान से पढ़िए क्वेश्चन को और तब उसका आंसर दीजिए, ठीक है। कह रहा है भारत ने अपना पहला कंप्यूटर, ठीक है, भारत ने अपना पहला कंप्यूटर, ठीक है, HE62M कब खरीदा था, जो कि कलकत्ता इंडिया स्टैटिकल इंस्टीट्यूट में रखा गया है, ठीक है, रखा गया था, जिसकी कीमत 10 लाख रुपए थी। अब बताइए ये जो भारत का पहला कंप्यूटर HE62M कब खरीदा गया था, जो कि कलकत्ता इंडियन स्टैटिकल इंस्टीट्यूट में रखा गया था, जिसकी कीमत 10 लाख रुपए थी। तो आपको ऑप्शन दिए गए, ऑप्शन 1956, 1971, 81 मतलब 8001, ऑप्शन डी 1991। तो इसका जो राइट आंसर होगा ये खरीदा गया था 1801 में, ठीक है। ऑप्शन नंबर जो सी दिया गया है ये हमारा राइट आंसर होगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ। देखिए क्या कह रहा है। कह रहा है व्हाट इज द टाइम कॉम्प्लेक्सिटी। यहाँ पे टाइम कॉम्प्लेक्सिटी फॉर सर्चिंग ए की और इंटीजर इन वैन एम्बेड बोस डाटा स्ट्रक्चर। अब देखिए यहाँ पे कह रहा है वैन एम्बेड बोस डाटा संरचना की में कुंजी या पूर्णांक खोजने के लिए समय जटिलता क्या है। तो आपके ऑप्शन दिए गए हैं OM, ऑप्शन बी O log M is not equal to, ऑप्शन सी O log M, ऑप्शन डी OM2। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो हमारा होगा ऑप्शन नंबर जो डी दिया गया है ये हमारा राइट आंसर होगा, ठीक है। देखिए भाई हमारा कर्सर कहाँ चला गया, हाँ मिल गया भाई, ऑप्शन नंबर डी जो है ये हमारा राइट आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ। देखिए यहाँ पे क्या कर रहा है, निवेश निर्गम के प्रकार में कौन शामिल नहीं। अब भाई यहाँ पे देखिए निवेश निर्गम के प्रकार में कौन शामिल नहीं। अब सर कहेंगे ये कैसा क्वेश्चन आ गया कंप्यूटर से रिलेट करता हुआ।
देखिए ये कंप्यूटर से ही लिया गया क्वेश्चन है, ठीक है, लेकिन यहाँ पे थोड़ा सा इसको आपको समझना होगा ये किस अकॉर्डिंग पूछा जा रहा है, ठीक है। निवेश निर्गम के प्रकार में कौन शामिल नहीं है? देखिए आपका ऑप्शन से ध्वनि माध्यम, ऑप्शन बी प्रकाश माध्यम, ऑप्शन सी यांत्रिकी माध्यम, ऑप्शन डी दृश्य मूलक माध्यम। तो इसका जो राइट आंसर होगा ये, इसमें जो निवेश निर्गम प्रकार में शामिल नहीं है वह हमारा है प्रकाश माध्यम, ठीक है। ऑप्शन नंबर जो बी दिया गया है ये हमारा राइट आंसर होगा, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ। देखिए क्वेश्चन नंबर 6 को आप पहले इसको नोट कर लीजिए, ठीक है, क्योंकि ये क्वेश्चन बार बार पूछा जाता है। क्योंकि आईटी अधिनियम 2000 के किस भाग में आजीवन कारावास की सजा का प्रस्ताव है? अब भाई देखिए आईटी अधिनियम की कौन सी धारा है, ठीक है, किस भाग में जो है आजीवन कारावास की सजा का प्रावधान है या प्रस्ताव है? ऑप्शन ए सेक्शन 66F, ऑप्शन बी सेक्शन 66A, ऑप्शन सी सेक्शन 66C, ऑप्शन डी सेक्शन 66B। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो है ऑप्शन नंबर ए दिया गया है, सेक्शन 66F में है, ठीक है। यानी आईटी अधिनियम 2000 के सेक्शन 66F में आजीवन कारावास की सजा का प्रस्ताव है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 7 की तरफ। देखिए क्या कह रहा है, कह रहा है डॉक्यूमेंट को न्यूज़पेपर की तरह बनाने के लिए किस ऑप्शन का यूज किया होता है? अब भाई देखिए कोई डॉक्यूमेंट है, ठीक है, उसको अगर हमें न्यूज़पेपर बनाना है, न्यूज़पेपर की तरह बनाना एज ए, तो उसके लिए हम कौन सा ऑप्शन का प्रयोग करेंगे या यूज करेंगे? तो आपके ऑप्शंस हैं टेबल्स का, ऑप्शन बी टाइप स्पॉट का, ऑप्शन सी कॉलम्स का, ऑप्शन डी बुलेट्स एंड नंबरिंग का। तो इसके लिए जो सबसे उपयोग किया जाने वाला ऑप्शन या यूज होता है वह यूज होता है कॉलम्स का। ऑप्शन नंबर जो सी दिया गया है ये हमारा राइट आंसर होगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 8 की तरफ बढ़ते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 8 क्या कह रहा है, कह रहा है विच लिनक्स कमांड इज यूज टू व्यू द रनिंग प्रोसेस। अब देखिए भाई यहाँ पे कह रहा है चल रही प्रक्रियाओं को देखने के लिए, ठीक है, किस लिनक्स कमांड का उपयोग करते हैं। अब भाई यहाँ पे जो प्रक्रिया चल रही है उसी को देखने के लिए हमको जो है लिनक्स कमांड का उपयोग करना है। तो उसके लिए हम कौन सी कमांड का प्रयोग करेंगे लिनक्स में? आपके ऑप्शंस दिए गए हैं, ऑप्शन ए proc, ऑप्शन बी टॉप, ऑप्शन सी PS, ऑप्शन डी प्रोसीडियर, ठीक है। तो इसका जो राइट आंसर होगा आपका, इसके लिए हम जो कोई भी प्रक्रिया चल रही है अगर आपकी, उसको अगर लिनक्स कमांड के उपयोग करके हमें देखना है तो उसके लिए हम PS कमांड का यूज करेंगे, ठीक है। ऑप्शन नंबर जो सी दिया गया है ये हमारा राइट आंसर होगा। चलिए भाई आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 9 की तरफ। देखिए क्या कह रहा है, कह रहा है एक सूत्र प्रवेश करने से पहले उपयोग किया जाने वाला गणितीय चिन्ह कौन सा? अब भाई देखिए यहाँ पे एक सूत्र अगर आपको प्रवेश करने से पहले उपयोग किया जाने वाला जो गणितीय चिन्ह है वो कौन सा है? तो आपके ऑप्शंस दिए गए हैं, ऑप्शन ए इक्वल टू, ऑप्शन बी @ ऑप्शन सी हैश, ऑप्शन डी एंड। तो इसका जो राइट आंसर होगा यानी एक सूत्र प्रवेश से पहले जो उपयोग किया जाने वाला गणितीय चिन्ह है वह हमारा ऑप्शन नंबर ए = है, ठीक है। ऑप्शन नंबर ए हमारा राइट आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 10। देखिए SRS क्या है, ठीक है। तो SRS के बारे में हमें देखना है कि SRS क्या होता है। तो देखिए ये क्वेश्चन आपका जनरली सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग से रिलेट करता क्वेश्चन है, जिसमें SRS डॉक्यूमेंट के लिए आपको कहा जाता है, ठीक है। तो आपके ऑप्शंस दिए गए हैं, सॉफ्टवेयर रिक्वायरमेंट स्पेसिफिकेशन, ऑप्शन बी सॉफ्टवेयर रिक्वायरमेंट सोल्यूशन, ऑप्शन सी सिस्टम रिक्वायरमेंट स्पेसिफिकेशन, ऑप्शन डी कोई नहीं। तो SRS है, इसका जो फुल नेम होता है वो होता है सॉफ्टवेयर रिक्वायरमेंट स्पेसिफिकेशन। ऑप्शन नंबर जो ए दिया गया है ये हमारा राइट आंसर होता है। चलिए भाई नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 11। देखिए यहाँ पे कह रहा है निम्नलिखित उत्पादों में से कौन सा उत्पाद यानी प्रोडक्ट पेंटियम ब्रांड से बेचा जाता है? अब भाई कौन सा उत्पाद है जो कौन सा प्रोडक्ट है जो पेंटियम ब्रांड से बेचा जाता है? तो आपके ऑप्शन है, ऑप्शन ए मोबाइल चिप बेची जाती है, ऑप्शन बी कंप्यूटर चिप बेची जाती है, ऑप्शन सी कंप्यूटर बेचा जाता है, ऑप्शन डी माइक्रो प्रोसेसर बेचा जाता है। तो पहले इसको आप इंपॉर्टेंट क्वेश्चन में नोट कर लीजिए, क्योंकि पेंटियम ब्रांड से जो बेचा जाता है वो बेचा जाता है माइक्रो प्रोसेसर। ऑप्शन नंबर जो डी दिया गया है ये हमारा राइट आंसर होगा, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 12 की तरफ। देखिए क्वेश्चन नंबर 12 क्या कह रहा है एक्सेल फार्मूला सेल। अब भाई एक्सेल फार्मूला सेल, ठीक है, के एड्रेस $S1 $S4 का प्रतिनिधित्व करता है। अब ये कौन प्रतिनिधित्व करता है? ऑप्शन ए रिलेटिव सेल रेफरेंस करता है,
ऑप्शन बी मिक्स्ड सेल रेफरेंस करता है, ऑप्शन सी एब्सोल्यूट सेल रेफरेंस करता है, ऑप्शन डी उपरोक्त सभी करता है। तो इसका जो राइट आंसर होगा यानी एक्सेल जो फार्मूला सेल के एड्रेस में जो ये आपका दिया गया है $A $4 का प्रतिनिधित्व करता है, वो करता है एब्सोल्यूट सेल रेफरेंस। ऑप्शन नंबर जो सी दिया गया है ये हमारा राइट आंसर होगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 13 की तरफ। पहले इसको आप नोट कर लीजिए, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, क्योंकि ये बार बार क्वेश्चन पेपर में पूछा गया है। ठीक है, कह रहा है जूम आज्ञा कमांड। अब देखिए जूम आज्ञा कमांड चयनित किए जाने से, जो जूम आज्ञा कमांड है, ठीक है, उसको चयनित किए जाने से क्या होता है। ऑप्शन ए देखिए ऑप्शन ए अलग दर्शन व्यू में दस्तावेज को की कॉपी खोलता है, ऑप्शन बी प्रदर्शित दस्तावेज की कॉपी प्रिंट करता है, या ऑप्शन सी जो प्रदर्शित दस्तावेज है, ठीक है, उसको विस्तारण में बदलाव कर लाता है, या ऑप्शन डी जो प्रदर्शित दस्तावेज की कॉपी को सेव करता है। तो इसका जो राइट आंसर है जूम जो आज्ञा कमांड चयनित किए जाने से जो होता है प्रदर्शित जो दस्तावेज है, ठीक है, उसका जो है विस्तारण में बदलाव लाता है। ऑप्शन नंबर जो सी दिया गया है ये हमारा राइट आंसर होगा। ठीक है, चलिए हम आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 14 की तरफ। देखिए क्वेश्चन नंबर 14 क्या कह रहा है, कह रहा है इसमें से किस स्लाइड को बैकग्राउंड की तरह यूज किया जाता है। अब भाई कौन सी स्लाइड है, ठीक है, जिसको हम बैकग्राउंड की तरफ यूज किया जाता है। तो आपके ऑप्शन है ग्रेडियंट का, ऑप्शन बी टेक्स्ट एरिया का, ऑप्शन सी पिक्चर का, ऑप्शन डी ये सभी का। तो इसके लिए जो हम यूज करते हैं, यानी किसी भी स्लाइड को बैकग्राउंड की तरह अगर यूज करना है तो उसके लिए हम इन सभी का यूज करते हैं। ऑप्शन नंबर जो डी दिया गया है ये हमारा राइट आंसर होगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 15। देखिए क्वेश्चन नंबर 15, इसको पहले आप नोट कर लीजिए, बार बार पेपर में पूछा जाने वाला क्वेश्चन कि जावा को किसने विकसित किया था। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 15 जावा को किसने विकसित किया था। तो ऑप्शन ए माइक्रोसॉफ्ट में, ऑप्शन बी गूगल ने, ऑप्शन सी सन माइक्रो सिस्टम ने, ऑप्शन डी अमेजन ने, ऑप्शन डी इनमें से किसी ने भी नहीं। अब भाई यहाँ पे 5 ऑप्शन दिए गए हैं आपको। तो जावा को किसने विकसित किया था, तो जावा को जो विकसित किया था वो किया था सन माइक्रो सिस्टम ने। ऑप्शन नंबर जो सी दिया गया है ये हमारा राइट आंसर होगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 16 की तरफ। अब देखिए यहाँ पे पहले ये क्वेश्चन आप नोट कर लीजिए, ठीक है, क्योंकि ये भी क्वेश्चन बार बार पेपर में पूछा जाता है कि कौन सा एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर नहीं है। अब भाई कौन सा एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर नहीं है इस ऑप्शन में से। ठीक है, ऑप्शन ए वर्ड प्रोसेसिंग, ऑप्शन बी स्प्रेडशीट, ऑप्शन सी यूनिक्स, ऑप्शन डी डेस्कटॉप पब्लिशिंग। तो इसका जो राइट आंसर होगा, यानी जो इसमें से एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर हमारा नहीं है वह है यूनिक्स। ठीक है, ऑप्शन नंबर जो सी दिया गया है ये हमारा राइट आंसर है, क्योंकि यूनिक्स एक प्रकार से हमारा ऑपरेटिंग सिस्टम की कैटेगरी में आता है। ठीक है, बाकी लिनक्स यूनिक्स के थ्रू। ठीक है, और बाकी जो है वर्ड प्रोसेसिंग, स्प्रेडशीट और डेस्कटॉप पब्लिशिंग ये हमारे एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर हैं। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 17। देखिए क्या कह रहा है, एक जगह से दूसरी जगह, ठीक है, एक जगह से हमको दूसरी जगह फाइलों को ले जाने के लिए, ठीक है, निम्नलिखित में से डॉस कमांड का प्रयोग किया जाता है। अब भाई कौन सी कमांड है जिसका हम प्रयोग करते हैं डॉस में। ठीक है, अगर हमको जो है एक फाइल को एक जगह से दूसरी जगह ले जानी है तो उसके लिए हम कौन सी कमांड यूज करते हैं। देखिए इसमें ज़्यादा होना तो नहीं चाहिए, लेकिन मेरे हिसाब से यहाँ पे मूव कमांड होगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर जो डी दिया गया है ये हमारा राइट आंसर होगा। लेकिन कुछ लोग कहेंगे सर कॉपी भी हो सकता है, सीपी भी हो सकता है। ठीक है, तो अलग अलग जगह पे अलग अलग यूज है हर चीज़ का। ठीक है, उसको आप देखिए, अच्छे से एनालाइज करिए, उसके बाद आप आंसर को वेरीफाई करिए। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 18 की तरफ। देखिए क्वेश्चन नंबर 18 क्या कह रहा है, कह रहा है निम्नलिखित में से कौन सा फंक्शन जो है पीएचपी और उसके कॉन्फ़िगरेशन। अब भाई देखिए कौन सा फंक्शन, ठीक है, जो फंक्शन पीएचपी और उसकी कॉन्फ़िगरेशन के बारे में जानकारी को प्रदर्शित करता है। ठीक है, तो आपके ऑप्शंस इसके अकॉर्डिंग दिए गए हैं, पीएचपी अंडरस्कोर इन्फो फंक्शन, ऑप्शन बी पीएचपी इन्फो फंक्शन, ऑप्शन सी इन्फो फंक्शन, ऑप्शन डी नन ऑफ दी एबव। तो जो पीएचपी फंक्शन पीएचपी और उसकी कॉन्फ़िगरेशन के बारे में जानकारी को प्रदर्शित करता है तो वो प्रदर्शित करता है हमारा पीएचपी इन्फो फंक्शन। ऑप्शन नंबर जो बी दिया गया है ये हमारा राइट आंसर होता है। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 19। देखिए क्या कह रहा है, कह रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग कीवर्ड। अब यहाँ पे कीवर्ड दिया गया है, ठीक है, इज यूज्ड विथ डाटा कंट्रोल लैंग्वेज डीसीएल स्टेटमेंट्स। अब भाई यहाँ पे देखिए डेटा कंट्रोल लैंग्वेज डीसीएल, ठीक है, स्टेटमेंट के साथ निम्नलिखित में से किस कीवर्ड का उपयोग किया जाता है। अब देखिए
जो DCL है स्टेटमेंट के साथ जो हम कीवर्ड यूज करते हैं कौन सा करते हैं? तो आपके ऑप्शन है इंसर्ट, ऑप्शन बी सेलेक्ट, ऑप्शन सी ग्रांट, ऑप्शन डी डिलीट। तो इसके साथ जो हम कीवर्ड यूज करते हैं वो करते हैं ग्रांट का। ऑप्शन नंबर जो सी दिया गया है ये हमारा राइट आंसर होगा। ठीक है, चलिए भाई आगे बढ़ते हैं। 1 मिनट, हाँ सी है, ठीक है राइट आंसर। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 20 देखिए क्या कह रहा है। कह रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग सपोर्ट्स विंडोज 64 बिट। अब भाई कौन सा है जो सपोर्ट विंडोज 64 बिट को सपोर्ट करता है? तो आपके ऑप्शंस के अकॉर्डिंग इन पे जाना है। तो ऑप्शन आपके दिए हैं विंडोज XP, ऑप्शन बी विंडोज 2000, ऑप्शन सी विंडोज 1998, ऑप्शन डी नन ऑफ दीज। तो इसका जो राइट आंसर होगा, इसमें से जो आपका राइट आंसर होता है वो है विंडोज XP। ठीक है, ये ऑप्शन नंबर ये हमारा राइट आंसर होगा। और ये आपका मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ठीक है, इसको आप नोट कर लीजिए क्योंकि ये बहुत बार क्वेश्चन पेपर में पूछा जाता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 21 देखिए क्या कह रहा है। माइक्रोसॉफ्ट वर्ड 2007 और 2010 वाली वर्जन जो है, ठीक है, में डिफ़ॉल्ट रूप से कितने मेन्यू होते हैं? अब देखिए यहाँ पे पहले इसको आप मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन नोट कर लीजिए क्योंकि ये क्वेश्चन बार बार पूछा जाता है कि इसको अलग अलग तरीके से पूछ लिया जाता है कि माइक्रोसॉफ्ट वर्ड 2007 में वाले वर्जन में डिफ़ॉल्ट मेन्यू में कितने ऑफ मेन्यू होते थे, या फिर अलग से पूछ लिया जाएगा 2010 वाले वर्जन में डिफ़ॉल्ट मेन्यू कितने होते थे। ठीक है, तो यहाँ पे दोनों मिक्स करके दे दिया गया है 2007 और 2010 वाली वर्जन में डिफ़ॉल्ट रूप से मेन्यू कितने होते हैं। तो आपके ऑप्शन हैं, ऑप्शन ए 8, ऑप्शन बी 7, ऑप्शन सी 9, ऑप्शन डी 10। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर बी जो 7 दिया गया है, ये हमारा राइट आंसर होगा। ठीक है, चलिए तो आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 22 की तरफ। देखिए क्वेश्चन नंबर 22 क्या कह रहा है। कह रहा है आपसे शिफ्ट प्लस F8 इज इक्वल टू। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 22 जो कह रहा है हमसे शिफ्ट प्लस F8 फंक्शन को अगर हम बटन को अप्लाई करते हैं तो क्या होगा? ऑप्शन ए क्विक वॉच होगा, ऑप्शन बी टू विव ऑब्जेक्ट होगा, ऑप्शन सी टू क्रिएट द चार्ट होगा, ऑप्शन डी टू ऐड सेक्शन होगा। ये अकॉर्डिंग क्वेश्चन पूछा गया है MS एक्सेल। ठीक है, तो इसके लिए जो आपका राइट आंसर होगा वो होगा हमारा ऑप्शन नंबर जो डी दिया गया है टू ऐड सेक्शन होगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी हमारा राइट आंसर होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 23 की तरफ। देखिए क्वेश्चन नंबर 23 पहले आप पढ़िए। ये GSM दिया है ना, हाँ ये मोबाइल कंप्यूटिंग से रिलेटेड क्वेश्चन है। ठीक है, कह रहा है विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज कंसिडर्ड एज द GSM सप्लीमेंट्री सर्विस। देखिए यहाँ पे कह रहा है निम्नलिखित में से किसे GSM अनुपूरक सेवा माना जाता है। अब भाई GSM अनुपूरक सेवा किसे माना जाता है? ऑप्शन ए इमरजेंसी नंबर को, ऑप्शन बी SMS को, ऑप्शन सी कॉल फॉरवर्डिंग को, ऑप्शन डी ऑल ऑफ दी एबव को। तो इसका जो राइट आंसर होगा यानी जो GSM है, ठीक है, GSM अनुपूरक सेवा को माना जाता है, उसे माना जाता है हमारा कॉल फॉरवर्डिंग को। ऑप्शन नंबर जो सी दिया गया है ये हमारा राइट आंसर होगा। ठीक है, चलिए भाई आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 24 की तरफ। देखिए क्वेश्चन नंबर 24 लूप को रोकने के लिए किस स्टेटमेंट का इस्तेमाल किया जाए? भाई लूप को अगर हमें रोकना है, स्टॉप करना है उसको, ठीक है, स्थगित करना है, तो उसके लिए हम किस स्टेटमेंट का यूज करेंगे या इस्तेमाल करेंगे या प्रयोग करेंगे। ठीक है, तो आपके ऑप्शन हैं, ऑप्शन ए ब्रेक का, ऑप्शन बी इनिशियलाइजेशन का, ऑप्शन सी इंक्रीमेंट डिक्रीमेंट का, ऑप्शन डी कंटिन्यू का। तो जो लूप है उसको रोकने के लिए, स्थगित करने के लिए, स्टॉप करने के लिए हम करते हैं ब्रेक कमांड का यूज, ब्रेक स्टेटमेंट। ऑप्शन नंबर जो ए दिया गया है ये हमारा राइट आंसर होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। देखिए क्या कह रहा है। कह रहा है विच इंटरफेस डज द फिंगरप्रिंट सेंसर यूज। अब भाई यहाँ पे देखिए पहले आप इसको नोट कर लीजिएगा, फिंगरप्रिंट सेंसर किस इंटरफेस का उपयोग करता है। ठीक है, इसको पहले आप इंपॉर्टेंट क्वेश्चन में नोट करिए। ठीक है, क्योंकि ये जनरल क्वेश्चन पूछा जाने वाला है कि आपका अगर कहीं पे फिंगरप्रिंट सेंसर दिया गया है वो किस इंटरफेस का उपयोग करता है, ये पूछ लिया। तो आपके ऑप्शन हैं UART इंटरफेस, ऑप्शन सी को ऐप इंटरफेस, ऑप्शन सी SPI इंटरफेस, ऑप्शन डी 12P इंटरफेस। इसका जो राइट आंसर होगा ये यूज करता है UART इंटरफेस। ऑप्शन नंबर जो ए दिया गया है ये हमारा राइट आंसर होगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 26 की तरफ। देखिए इसको पहले आप नोट कर लीजिए, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। ठीक है, क्या कह रहा है। कह रहा है CSS की फुल फॉर्म क्या है। अब भाई यहाँ पे CSS की फुल फॉर्म बतानी है हमें क्या है। आपके ऑप्शन है करंट स्टाइल से, ऑप्शन बी करंट सीट्स स्टाइल, ऑप्शन सी कास्केडिंग स्टाइल सेट, ऑप्शन डी कास्केडिंग सीट्स स्टाइल।
तो इसका जो राइट आंसर होगा, जो CSS है उसकी फुल फॉर्म जो होती है कास्केडिंग स्टाइल शीट। ऑप्शन नंबर जो सी दिया गया है ये हमारा राइट आंसर होगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 27 की तरफ। देखिए यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 27 कह रहा है HTML टैग जो है वह केस सेंसिटिव होते हैं। अब देखिए ये कथन जो दिया गया है, अब इस कथन के बारे में हमको बताना है कि यह क्या HTML टैग जो है वो केस सेंसिटिव होते हैं। ऑप्शन ए है सत्य, ऑप्शन बी असत्य। अब देखिए ये जो स्टेटमेंट है या क्या ट्रू है क्या फॉल्स है, इसको बताना है। तो जो HTML टैग होते हैं वो केस सेंसिटिव होते हैं, तो ये कथन असत्य है। ऑप्शन नंबर जो बी होगा ये हमारा राइट आंसर होगा, यानी जो HTML टैग है वो केस सेंसिटिव होते नहीं है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 28 की तरफ। देखिए क्या कह रहा है, ई कॉमर्स का सही मायने में अर्थ क्या है। अब देखिए ई कॉमर्स का सही मायने में अर्थ पूछा है कि ई कॉमर्स जो है उसका सही मायने में अर्थ क्या होता है। तो आपके ऑप्शन से बिजनेस है, ऑप्शन बी गुड्स और सर्विस को सेल करता है, ऑप्शन सी इलेक्ट्रिसिटी बिजनेस को इलेक्ट्रॉनिकली बिजनेस करना है, या ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो जो ई कॉमर्स का सही मायने में अर्थ है वो है हमारा है इलेक्ट्रॉनिकली बिजनेस करना। ठीक है, ऑप्शन नंबर जो सी दिया गया है ये हमारा राइट आंसर होगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 29 की तरफ। देखिए क्या कह रहा है रिलेशनल मॉडल संबंधित होता है। अब भाई रिलेशनल मॉडल किससे संबंधित होता है, आपके ऑप्शंस हैं। ऑप्शन ए डाटा स्ट्रक्चर तथा डाटा इंटीग्रिटी से होता है, ऑप्शन बी डाटा मैनिपुलेशन से होता है, ऑप्शन सी ए और बी दोनों से होता है, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। ठीक है, तो जो ये हमारा दिया गया है रिलेशनल मॉडल संबंधित होता है ये हमारा होता है डाटा मैनिपुलेशन से। ऑप्शन नंबर जो बी दिया गया है ये हमारा राइट आंसर होगा। ठीक है भाई, चलिए भाई आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 30 की तरफ। देखिए क्या कह रहा है हमलावर। ठीक है, जो हमलावर मतलब यहाँ पे साइबर अटैकर होगा। ठीक है, अटैकर संक्रमित विज्ञापनों को अपलोड कर। अब यहाँ पे संक्रमित विज्ञापन मतलब जो एडवर्टाइजमेंट होती है, ठीक है, उसको अपलोड कर किस प्रकार का हमला करता है। तो आपके ऑप्शन हैं, ऑप्शन ए डेनियल ऑफ सर्विस का, ऑप्शन बी वेब हमले का, ऑप्शन सी मेलवेयर टाइजिंग का, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो जो हमलावर यानी अटैकर्स है जो संक्रमित विज्ञापनों के जरिए अपलोड कर किस प्रकार का जो हमला करता है उसे हम कहते हैं ऑप्शन नंबर सी मेलवेयर टाइजन। ठीक है, ऑप्शन नंबर जो सी है ये हमारा राइट आंसर होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 31 की तरफ। देखिए इसको पहले आप नोट कर लीजिए, इस क्वेश्चन को, ये बार बार पेपर में पूछा जाता है। ठीक है, कह रहा है एक कलेक्शन ऑफ हाइपर लिंक्ड डॉक्यूमेंट ऑन द इंटरनेट कार्ड। अब भाई देखिए यहाँ पे कह रहा है एक कलेक्शन जो होता है हाइपर लिंक्स का, ठीक है, डॉक्यूमेंट ऑन द इंटरनेट कार्ड, इंटरनेट के थ्रू इसे क्या कहते हैं, ठीक है, इंटरनेट कार्ड, इसको हम कहते हैं www। ऑप्शन नंबर जो ए दिया गया है ये हमारा राइट आंसर होगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 32 की तरफ। देखिए पहले इसको भी नोट कर लीजिए, ये क्वेश्चन भी। ठीक है, क्या कह रहा है 1 TB कितने GB के बराबर। तो अब भाई 1 TB जो है कितने GB के बराबर होगा ये पूछ रहा है। ठीक है, तो जो 1 TB होता है वह हमारा होता है 1024 GB के बराबर। ऑप्शन नंबर जो सी दिया गया है ये हमारा राइट आंसर होता है। ठीक है, चलिए भाई आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 33 की तरफ। देखिए पहले इसको भी आप नोट कर लीजिए, इस क्वेश्चन को भी। ठीक है, क्योंकि ये भी क्वेश्चन बहुत बार पूछा गया है आपके पेपर में। कह रहा है CPU की संसाधन शक्ति को बढ़ाने के लिए। अब भाई जो CPU है, ठीक है, उसकी संसाधन जो शक्ति है उसको अगर हमें बढ़ाना है तो उसके लिए CPU और RAM के बीच कौन सा माध्यम प्रयुक्त होता है। अब भाई देखिए अगर हमें CPU की संसाधन शक्ति को बढ़ाना है, ठीक है, तो उसके लिए जो CPU और RAM के बीच जो कौन सा माध्यम प्रयुक्त होता है सबसे ज़्यादा। ठीक है, तो ऑप्शन ए वर्चुअल मेमोरी होती है, ऑप्शन बी कैश मेमोरी होती है, ऑप्शन सी फ्लैश मेमोरी, या ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो इसका जो राइट आंसर होगा इसके लिए जो प्रयुक्त होती है वो सबसे ज़्यादा माध्यम है कैश मेमोरी का। ठीक है, ऑप्शन नंबर जो बी दिया गया है ये हमारा राइट आंसर होता है। ठीक है, चलिए भाई आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 34 की तरफ। देखिए क्वेश्चन नंबर 34 क्या कर रहा है, फ्लोट पॉइंटर को प्रदर्शित करने का सही तरीका कौन सा। अब भाई फ्लोट पॉइंटर जो है उसको अगर हमें प्रदर्शित करना है तो उसके लिए भाई कौन सा सही तरीका है। तो आपके ऑप्शन जो दिए गए हैं, ऑप्शन ए फ्लोट PTR, ऑप्शन बी फ्लोट एस्ट्रिक PTR, ऑप्शन सी एस्ट्रिक फ्लोट PTR, ऑप्शन डी कोई नहीं। तो इसका जो राइट आंसर होगा यानी फ्लोट पॉइंटर को जो प्रदर्शित करने का सही तरीका है वह है ऑप्शन नंबर बी जो दिया गया है फ्लोट एस्ट्रिक PTR, ये हमारा राइट आंसर है। ठीक है, चलिए भाई अब इस क्वेश्चन के बाद भी हम आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 35। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 35 कह रहा है आपसे एंड्रॉयड आर्किटेक्चर की सबसे निचली परत को पहचाने। अब भाई जो एंड्रॉयड एप्लीकेशन है, ठीक है,
या आर्किटेक्चर जो भी है उसकी जो सबसे निचली परत है, ठीक है, उसको हमें कौन सी है उसको पहचानना है। तो आपके ऑप्शंस जो दिए गए हैं, ऑप्शन ए एप्लीकेशंस है, ऑप्शन बी एप्लीकेशन फ्रेमवर्क है, ऑप्शन सी लिनक्स कर्नेल है, ऑप्शन डी सिस्टम लाइब्रेरीज एंड एंड्रॉयड रन टाइम है। तो जो एंड्रॉयड आर्किटेक्चर की जो सबसे निचली परत है उसको अगर हमें पहचानना है तो उसके लिए जो राइट आंसर होता है वो होता है लिनक्स कर्नेल। ऑप्शन नंबर जो सी दिया गया है ये हमारा राइट आंसर होगा, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं अगला क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 36 क्या कह रहा है? कह रहा है वन विच ऑफ द फॉलोइंग अप्रोच बेसिक लाइन फॉलोइंग रोबोट इज बेस्ड। अब देखिए यहाँ पे कह रहा है निम्नलिखित में से किस दृष्टिकोण पर एक बेसिक लाइन, ठीक है, फॉलोइंग रोबोट आधारित है। अब आपको बताना है। तो इसका ऑप्शंस आपके दिए गए हैं। ऑप्शन ए अप्लाइड अप्रोच, ऑप्शन बी वीक अप्रोच, ऑप्शन सी स्ट्रॉन्ग अप्रोच, ऑप्शन डी कॉग्निटिव अप्रोच, ठीक है। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा हमारा वीक अप्रोच। ऑप्शन नंबर जो बी दिया गया है हमारा, ये हमारा राइट आंसर होता है, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 37 की तरफ। देखिए पहले इसको क्वेश्चन को आप नोट कर लीजिए, ठीक है। कह रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग टोपोलॉजी इज यूज इन ईथरनेट। अब देखिए यहाँ पे कह रहा है ईथरनेट में, ठीक है, ईथरनेट में भाई ध्यान दीजिए ईथरनेट में निम्नलिखित में से किस टोपोलॉजी का उपयोग किया जाता है। तो आपके ऑप्शन है, ऑप्शन ए रिंग टोपोलॉजी, ऑप्शन बी बस टोपोलॉजी, ऑप्शन सी मेश टोपोलॉजी, ऑप्शन डी स्टार टोपोलॉजी। तो देखिए जो ईथरनेट में निम्नलिखित में से जो टोपोलॉजी उपयोग की जाती है वो हमारी जनरल की जाती है रिंग टोपोलॉजी। ऑप्शन नंबर जो ए दिया गया हमारा वो हमारा राइट आंसर होगा, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 38 की तरफ। देखिए क्या कह रहा है विच इज ए कॉमन डिवाइस। अब देखिए यहाँ पे कह रहा है विच इज ए कॉमन, कौन सी एक कॉमन डिवाइस है फॉर पेंटिंग और सेलेक्टिंग द ऑब्जेक्ट्स कोऑर्डिनेट पोजीशंस। अब देखिए कह रहा है पेंटिंग करने या वस्तु की समन्वय स्थिति का चयन करने के लिए कौन सी एक सामान्य उपकरण है। ऑप्शन आपके दिए गए हैं डिजिटल, ठीक है, ऑप्शन बी टच पैनल, ऑप्शन सी इमेज सेंसर, ऑप्शन डी कीबोर्ड। तो इसका जो राइट आंसर होता है वो होता है हमारा डिजिटीजर, ठीक है। ऑप्शन नंबर जो ए दिया गया है ये हमारा राइट आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 39 क्या कह रहा है? कह रहा है एमएस पावर पॉइंट में प्रेजेंटेशन को छोटा करने के लिए किस कीबोर्ड शॉर्टकट कुंजी होती है। अब देखिए भाई एमएस पावर पॉइंट में है कोई भी प्रेजेंटेशन हो गई, ठीक है, अगर उसको हमें छोटा करना है तो उसके लिए हम जो कमांड यूज करते हैं शॉर्टकट कुंजी प्रयोग करते हैं वह हमारी होती है कंट्रोल प्लस F5, ठीक है। ऑप्शन नंबर जो डी दिया गया है ये हमारा राइट आंसर होता है। चलिए आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 40 की तरफ। देखिए क्वेश्चन नंबर 14 क्या कह रहा है? कह रहा है पाइथन कोड संकलित कंपाइल्ड या व्याख्यातित इंटरप्रेटेड है। अब भाई कौन सा पाइथन कोड है जो संकलित कंपाइल्ड है और व्याख्यातित मतलब इंटरप्रेटेड है। आपके ऑप्शन दिए गए हैं पाइथन कोड इज बोथ कंपाइल्ड एंड इंटरप्रेटेड, या ऑप्शन बी पाइथन कोड इज नाइदर कंपाइल्ड और नॉर इंटरप्रेटेड, ऑप्शन सी पाइथन कोड इज ओनली कंपाइल्ड, या ऑप्शन डी पाइथन कोड ओनली इंटरप्रेटेड। तो इसका जो राइट आंसर होगा जो पाइथन कोड संकलित होता है वो हमारा होता है, कहने का मतलब इसका जो राइट आंसर होगा पाइथन कोड जो है कंपाइल्ड होता है और उसके बाद इंटरप्रेटेड होता है, ठीक है। ऑप्शन नंबर जो बी दिया गया है ये हमारा, सॉरी ऑप्शन नंबर ए जो दिया गया है ये हमारा राइट आंसर होता है, ठीक है। तो ये रहे टोटल आज के 40 क्वेश्चन जो आपकी इस क्लास में कंप्लीट होते हैं। बाकी जो क्वेश्चन आपसे बच रहे हैं या हमसे छूट जा रहे हैं उनको भी आगे आने वाली जो सीरीज है इस प्रैक्टिस सेट की, आगे जो सेशन होगा जो प्रैक्टिस सेट चलेगा, ठीक है, उसमें हम इसको कंप्लीट कर लेंगे ताकि आपके एक भी ऐसा क्वेश्चन ना बचे जो आपके पेपर में ना पूछा गया हो। ताकि आपके जितने भी क्वेश्चन ये बन रहे हैं, ठीक है, इन क्वेश्चन को आप हल कर लीजिए कंप्यूटर से रिलेट करते हुए, आपके पेपर में यही क्वेश्चन हूबहू मिल जाएंगे, ठीक है। बाकी अगर किसी को कोई क्वेरी है अब तक जितने भी प्रैक्टिस सेट हमने लिए हैं उस क्वेश्चन के रिगार्डिंग, तो आप उसको भी क्वेरी को आप पूछ सकते हैं, ठीक है, उसका जवाब आपको दिया जाएगा, ठीक है। अगर कोई भी और प्रॉब्लम है तो उसको भी आप कंप्यूटर से रिलेट करते पूछ सकते हैं, उसका जवाब आपको दिया जाएगा। तो आशा करता हूँ आप सभी को यह क्लास अच्छी लगी होगी, ठीक है, और अच्छी क्लास लगे तो इसको लाइक करिए और शेयर करिए, ठीक है, और हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब जरूर करिए। तो मिलते हैं आपसे नेक्स्ट क्लास में, ठीक है। आज की क्लास के लिए इतना ही, धन्यवाद क्लास।